बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सेनेट के इंतखाब में अब एक दिन बाकी है। सादिक संजरानी बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी। बड़ा टफ मुकाबला है और बहुत करीब हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के। अगर हम अपोजिशन के इत्तेहाद की बात करें, यानी उनके इत्तेहाद में जितनी जमातें शामिल हैं या उनके साथ एक आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है, तो वो लगभग 52 बनते हैं। इसहाक डार साहब के बारे में यह है कि वो नहीं आ पाएंगे तो 51 हो जाते हैं, जबकि हुकूमत का जो इत्तेहाद है वहाँ पे 48 की तादाद है। 48 और 51 का मुकाबला है, लेकिन जमात इस्लामी बज़ाहिर तो PDM की साथ खड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन वो वोट कहाँ करेंगे इसका एक बड़ा सवाल है। अगर जमात इस्लामी बाइकआउट करती है तो फिर 50 रह जाते हैं अपोजिशन के पास, और अगर जमात इस्लामी सादिक संजरानी को वोट डालती है तो फिर यहाँ पे एक तादाद जो है वो बढ़ जाती है। ANP का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ANP बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी है, वहाँ की तीसरी बड़ी जमात है, और वहाँ इन दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट की है और सेनेटर मुंतखब करवाया है। तो ANP का वहाँ पे PDM को छोड़कर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ खड़े हो जाना बड़ा मानी खेज है। और दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार है सेनेट के दोनों, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है सेनेट में, इनकी नशिस्तें 20 हैं और इनके उम्मीदवार हैं सेनेट चेयरमैन के यूसुफ रज़ा गिलानी। दूसरे जो हैं वो सादिक संजरानी साहब हैं, जिनकी चौथी बड़ी जमात है और इनकी 12 सेनेटर्स हैं इनके पास। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर ANP से मांगे चेयरमैनशिप के लिए वोट तो शायद ANP इनकार करे, लेकिन सादिक संजरानी मांगेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हाल ही में हमने इनका एक अलायंस देखा है। PMLN के 4 वोटों के बारे में चेमगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद वो इधर से उधर हो रहे हैं, इसहाक डार साहब वोट नहीं डाल पाएंगे, ANP के वोटों के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है, जमात इस्लामी के वोट के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। तो मुकाबले को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ बना रही हैं और इल्ज़ामात भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यानी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते तो उस वक्त वो जमहूरियत की फतह थी और उस वक्त हुकूमत के लिए वो पैसा, धौंस, धांधली और 2 नंबरी और करप्शन थी। जबकि अब अगर सादिक संजरानी जीतेंगे तो हुकूमत के लिए लोगों के ज़मीर जाग जाएंगे और जमहूरियत की फतह हो जाएगी, जबकि अपोजिशन के लिए धौंस, धांधली और करप्शन और फ्रॉड और इस किस्म की चीज़ हो जाएगी। तो ये जो भी हारने वाला है वो इस किस्म के एलिगेशंस लगाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में बड़ी गुंजाइश है। ये गुंजाइश वाला सिस्टम है। हारने वाला अगर हार तस्लीम ना करे तो कभी नहीं हार सकता, और जीतने वाला जो है वो हमेशा बगलें बजाता है, चाहे जिस तरह के मर्जी हालात उसने पैदा किए हों या उसके लिए पैदा किए गए हों। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराता हूँ ताकि फिर हम बात करें सेनेट के इंतखाबात पे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं PMLN से, और शेख वकास अकरम साहब साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले शेख वकास अकरम साहब, आपके पास एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सादा कि नंबर गेम तो आपके सामने है, बहुत क्लोज है और ऐसे में सीक्रेट बैलेटिंग भी है। तो इस सीक्रेट बैलेटिंग में आप फाइनली किसको बाहर आता हुआ देख रहे हैं बतौर चेयरमैन सेनेट? देखें इमरान साहब, आपने तो सीधा सवाल ही पूछ लिया, $1 मिलियन क्वेश्चन है। काश इसका पता लग जाए किसी को तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, मगर बहरहाल अपने तजिए के तहत मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस वक्त 35 की तादाद ने 65 को हराया था और संजरानी साहब चेयरमैन बने थे, फिर आपने ये देखा कि संजरानी साहब चेयरमैन बन भी गए और उसके बाद जब अदम एतमाद आई तो उसको सर्वाइव भी कर गए। जो अपसेट हमने देखा नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते, मैं ये समझता हूँ कि उस अपसेट से हमें ये पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त इमरान खान की कमर से हाथ उठाया तो उनको ये बावर कराया कि आप वज़ीर आज़म भी हों, वज़ीर आला भी हों, चेयरमैन सेनेट भी आपका हो, आपके पास हुकूमतें भी हों, मगर अगर हम आपके साथ ना हों तो आप एक सीट भी मैनेज करने के काबिल नहीं हैं। मुराद ये कि आपके अपने लोग भी फिर आपके काबू में नहीं हैं। उसके बाद ऑब्वियसली ही हैज़ बिन शोन के उनका सियासी जो टोला है या उनके साथ जो उनके दोस्त हैं, हमारे जो भाई उनके साथ है PTI में, उनकी सियासी अक्ल, समझ, बूझ और मैनेजमेंट के हालात क्या हैं। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो रीवैम्प, रीथिंकिंग,
एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर जो है वो अपनी अपनी, वो कहते हैं ना आने वाली थार ते आ गई अर्श है, वो अपनी अपनी जगह पे आ गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन आ रहा है संजरानी साहब का, इसमें शायद ये मुमकिन ना हो जो हफीज़ शेख के इलेक्शन में हुआ है। एक तो चीज़ें विजिलेंट ज़्यादा है, दूसरा मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी इतना बड़ा अपसेट अब हैसियत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वो नहीं चाहती है। और अली गिलानी की वो हैदर गिलानी की वीडियो के बाद और जितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट पीटीआई को हुई है और उसके बाद खान साहब को अपने ही लोगों से दूसरी दफ़ा वोट ऑन कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया है, अब चीज़ें शायद उतनी आसान ना हो अपोजिशन के लिए मैनेज करना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 35 से 65 जीत सकते थे तो ये 3-4 वोट हैं, अगर उसी तरीके से इलेक्शन लड़े जैसे उन्होंने पहले लड़ा था तो मैनेज करना शायद मुश्किल ना हो। और इस दफ़ा संजरानी की लॉटरी दोबारा लग सकती है। सदाकत अब्बासी साहब, नंबर गेम क्या है आपके पास? कोई आमार का धंधा आपके पास भी होगा, हुकूमत की असेसमेंट क्या है वो शेयर कर लें ज़रा कि कौन कौन आपको वोट डाल रहा है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, बज़ाहिर जो आप अगर जो इस वक्त हुकूमत के पास जो स्ट्रेंथ है वो तो हमारे जो अपने बेंचेस का हिसाब से तो 48 है, लेकिन बाकी तो कैंपेन है। और कैंपेन में हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हम समझते हैं हम बहुत सारे वोट ले जाएंगे। कि स्ट्रेंथ ये है यूसुफ रजा गिलानी, उनका माजी, उनका किरदार और सादिक संजरानी का किरदार। जमात इस्लामी आपको वोट डाल रही है, एएनपी आपको वोट डाल रही है, ये दो लोगों का तो बताएं ना पहले आप। जी 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 नहीं, जमात अभी ये दोनों चीज़ें अब हमें तो इसके अलावा भी बड़ी उम्मीद है कि और बहुत सारे वोट भी पड़ेंगे जो सादिक संजरानी के किरदार पे पड़ेंगे। छोटे सूबे को जो इख्तियार मिला है उस पर वोट पड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो के बाद जाहिर है जो जिस तरह वो एक्सपोज हुए और उसके बाद तस्लीम करने के बाद, और जो उनकी एक बैकग्राउंड है, सजा याफ्ता हैं, मुस्लिम लीग नून ने उनको एक्सपोज किया है, ये सारी बातें हैं। और दूसरा जो शेख साहब ने बात की, वकास साहब ने, इस दफ़ा हम विजिलेंट भी हैं, हमें कोई शब खून नहीं मार सकता। इस दफ़ा पैसों के बोरियां इस दफ़ा इंशाल्लाह नहीं चलेंगी। अगर नहीं चलेंगी तो मैं तो अच्छा खासा एडवांटेज में देख रहा हूँ हुकूमत को। निहाल भाई, आपकी बज़ाहिर तादाद ज़्यादा है लेकिन आपको विजिलेंट ज़्यादा रहना पड़ेगा, और सीक्रेट बैलेटिंग में आपका कौन सा इत्तेहादी कहाँ वोट करता है उस दिन क्या पता कौन कहाँ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मैं अपने भाई सदाकत को सुन रहा था बड़े गौर से, और मैं वो याद कर रहा था माजी में बचपन में जब लड़कों की गली मोहल्ले में लड़ाई होती थी ना, तो वो अगर कोई दलाइल ख़त्म हो जाए तो वो उसके नाक मोटी है और कान, उसकी बुराई सुनाता था, अपनी क्वालिटी नहीं बयान करता था बल्कि दूसरे की खराबी बयान करता था। तो इसी तरह से सदाकत अब्बासी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा याफ्ता और फलाना और ढिमकाना कहते रहे। ये जीत इंशाल्लाह होनी चाहिए पाकिस्तान की जमहूरी फोर्सेस की। हम फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं, तो इंसान में बुराइयां होती हैं। यूसुफ रजा गिलानी एक जमहूरी आदमी है। और जहाँ तक रह गए सादिक संजरानी साहब, तो सादिक संजरानी साहब जब पिछले बार बने थे तो आपको याद होगा वो किसी पार्टी में नहीं थे, आज़ाद आए थे। एक आदमी ने पाकिस्तान के सिस्टम को कर दिया। जब आप लोग करते हैं ना यूसुफ रजा गिलानी साहब की कंपेन, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत। देखिए, ये कैंपेन तो सदाकत अब्बासी साहब को भी करना चाहिए। जो हामिद मीर ने कॉलम लिखा है उसके बाद तो मैं समझता हूँ यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के और उनके चेयरमैन पर बड़ी मेहरबानियाँ की थी। जो बात शेख वकार साहब ने की वो बात गौर करने की है कि 30-35 को अगर उलट पलट कर दिया जाए और एक सिंगल आदमी को इस बुनियाद पर लाके खड़ा किया जाए कि सूबे बलूचिस्तान के नुमाइंदगी है, तो सूबे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी माजी में भी मिलती रही है। जनाब ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जनाब आगा साहब भी सेनेट के वाइस चेयरमैन रहे, जनाब बलोच साहब भी जो थे वो भी जो डीआईजी पुलिस थे वो भी सेनेट के वाइस चेयरमैन रहे। तो नुमाइंदगी मिलती रही है। नुमाइंदगी देने का हक किसी और को नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम को है, वहाँ के एमपीएस को है। किसी गैर मुंतखब लोगों को ये इख्तियार नहीं दिया सकता। पाकिस्तान के जमहूरी जो सिस्टम उसके अंदर कायद आज़म के पाकिस्तान में एटलीस्ट तो ये नहीं हो सकता। कायद आज़म के पाकिस्तान में यूसुफ रजा गिलानी की एक क्रेडिट भूल गए
कि वो अलमदार हुसैन गिलानी के बेटे हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े मुस्लिम लीगी रहनुमा थे और इनका बड़ा काविश और कोशिश है। ये उनमें से नहीं थे मुल्तान के रहनुमाओं में जिन्होंने मुजाहिदीन को जो है अंग्रेज के आगे फेंक दिया था सर। लेकिन अलमदार हुसैन गिलानी के पोते ने जो वीडियो लीक करवाई है अपनी, जिसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ 7 करोड़ इससे भी ज्यादा देंगे, तरक्याती फंड भी देंगे, आपको और ज्यादा भी देंगे, ये इस वक्त ये रेट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये रेट है, सिंध में ये रेट है, एमक्यूएम का जरा सा रेट हाई चल रहा है, जरा ज्यादा चल रहा है, आप समझते हैं इस बात को? सर ये बातें करने के बाद आपने देखी होगी, मैंने नहीं देखी है सर, मैंने जो वीडियो देखी है वो वीडियो तो यह है कि अलमदार हुसैन गिलानी के बेटे को 4 MNAs आके ट्रैप कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। वो स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, मैं आपके खिलाफ एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहें। आप कभी भी नहीं कहेंगे। मैं चाहे 10 दिन आपके सामने कैमरा लगा के रखूंगा, मैं आपके मुंह से नवाज शरीफ की बुराइयां नहीं निकलवा सकूंगा। इसी तरह से स्टिंग ऑपरेशन के अंदर 4 MNAs अगर आए भी हैं तो वो अली हैदर गिलानी से बहुत कुछ कहलवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहलवा सकते कि रेट क्या चल रहा है, 5 करोड़ है, 7 करोड़ है, आपको देंगे, इससे भी ज्यादा देंगे। आप फलां से बात कर लें, आप फलां मिनिस्टर से बात कर लें, वोट को ऐसे खराब करते हैं, उस पर यह नंबर लिखना, ये सारा कुछ है ना सर, उसी वीडियो के अंदर है। वो सारे गिलानी साहब के पोते को बताने आए थे कि जनाब देखिए हम बड़े माहिर हैं 2 नंबरी काम करने में, हम वोट खराब करना जानते हैं। तो अली गिलानी जो था वो MNA और सेनेटर और MP नहीं है, वो एक आम आदमी है। मगर ये जो लोग आए थे, ये 2 अहमियत है इनकी। MP भाई, MP है सर, पंजाब में मेंबर सूबाई असेंबली है सर, इसलिए तो और पंगा पड़ गया। अगर MPA भी है मगर वो कौमी असेंबली के वोटर नहीं थे और कौमी असेंबली से के मेंबर नहीं थे, जो उस सीट के वोटर हैं। एक वोटर है, दूसरे पाकिस्तान सर उम्मीदवार के बेटे हैं, वो MNA, बहुत बड़ी बात है, और रूलिंग पार्टी के MNA तो वो नहीं थे। ये 4 लोग जो हैं, आप इनको शामिल तफ्तीश किया जाए कि किसके ईमा पे ये आए थे और क्यों आए थे और क्या खिदमत की इन्होंने पाकिस्तान। चलो निहाल भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, निहाल भाई एक सवाल आपसे पूछ, ये इसका जवाब सिर्फ एक चीज से मैं सिर्फ गुजारिश कर दूं आपसे, कि बजाय ये कहने के उन मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं करती, फौज भी ये नहीं करती, उन मुल्कों में जज भी ये नहीं करते, ये कहने की बजाय मुझे सिंपली ये बताएं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का बेटा या किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़िब मुल्क के अंदर किसी बड़े ओहदेदार का बेटा इस तरह की डीलिंग करता हुआ पकड़ा जाए और वो उस वीडियो में ये कहे कि मैं तस्लीम करता हूं कि ये मेरी वीडियो है, तो सर आप मुझे बताएं उसके साथ क्या होगा उस मुल्क में? वही होगा जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन करने जा रही है कि दोनों फरीक को उन्होंने बुलवाया और बुलवा के कहा कि दोनों फरीक को सामने रखा जाए। सर वो तो बहुत दूर की बात है सर, उसको पेश किया जाए। सर वो तो बहुत दूर की बात है। फैसला के मजाज मैं नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें फैसला करेगी इंशाअल्लाह। ठीक है निहाल भाई, मैं शेख साहब के सामने ये सवाल रखता हूं। शेख साहब, क्या वहां के लोग अलेमिशन का इंतजार करेंगे? क्या वहां की इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज इतना बड़ा बोझ उठाएंगी कि उसी आदमी को अपने कैंडिडेट के तौर पर लेके आए चेयरमैन सेनेट के? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जिन डेमोक्रेसीज की हम यहां मिसाल देते हैं, क्या वहां ये हो सकता था? देखें इमरान भाई, वहां तो शायद ये नहीं हो सकता, मगर हर इलाके के रिवायतें, उनके रिवाज और उसमें जो है वो इस किस्म की इंड्यूसमेंट और करप्शन की टॉलरेंस लेवल जो है वो डिफरेंट है जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में हमारे PTI के भाई चौधरी सरवर साहब ने जब पंजाब से इलेक्शन लड़ा, उनके पास उतने वोट नहीं थे जितने उनके डब्बे में से एग्जैक्टली हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा, उन्होंने अपने बंदे ज़्यादा बनाने के लिए बलूचिस्तान में बंदे भेजे, वहाँ पैसे चले, वहाँ से बनवाए, KPK में पैसे चलवाए, वहाँ से बनवाए। यहाँ पे नून लीग के अदवार में भी बंदा कराची से उठाया और उसको उठा के वो पंजाब से बनवा दिया। तो ये चीज़ें यहाँ ये रिवाज है, यहाँ ये रिवायत है, इसलिए हम इसका ऐसा कंपैरिजन उधर तो कर नहीं सकते। यहाँ जो टॉलरेंस है ना इस किस्म के खेल तमाशों के लिए, वो टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। लोगों ने इस तमाशे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर सपोजिटली अगर ये वकूआ हो गया होता अमेरिका में या लंदन में, तो इसमें एक अली हैदर गिलानी नहीं बल्कि उसके साथ वो 4 लोग जो हैं वो भी पहले तो उनकी पार्टीज उनको किक आउट करती, इलेक्शन कमीशन और जजों से पहले पार्टी, हाई मॉरल ग्राउंड, मोरालिटी,
इखलाकियात, ये जो हम सारे MNAs जो है और MPAs और हम जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम आपके टॉक शोज़ पे बैठ के इखलाकियात के प्रोफेसर बन जाते हैं और असम्बली में खड़े होकर भी इखलाकियात के प्रोफेसर लगते हैं और वज़ीर आज़म या वज़ीर थोड़े लगते हैं। वहाँ पहले पार्टी उनको किक आउट करती, उसके बाद उनका जो भी उम्मीदवार भी विड्रॉ करते होती वो उनका फैसला करती। ठीक है जी। अब यहाँ ये हो रहा है कि जब तो वारे में होता है फिर हाई मॉरल ग्राउंड ठीक है, फिर वो कहते हैं 20 आदमियों को निकाल दें, और हमने निकाला और उसकी मार्केटिंग की कई साल के जो हमारे लीडर ने किया वो किसी ने नहीं किया। मगर दूसरी तरफ जब 16 आदमियों को निकालने से हुकूमत जाती है, ये नुकसान होता है, तो फिर मोरालिटी तो हाई ग्राउंड जो है ना वो सारा रजाई दे विच होंदा जे, फिर बाहर कोई नहीं जे कटदा। जैसे शेख रशीद ने बड़ा खुला कहा उस दिन, उसने कहा जी वो नुकसान सी, इस वास्ते असी नहीं करांगे, 20 बंदे कढ़ने कोई नुकसान नहीं सी, असी इस वास्ते कर छड़े असी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मोरालिटी जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे एक जैसे है। ये बवक्ते ज़रूरत जब इनको अपने लिए कोई हाई मॉरल ग्राउंड ढूंढना होता है वो लब जाता दे। अवाम भी बेचारी शॉर्ट मेमोरीज ने 4 दिन गल याद रही, फिर याद ही किसी को नहीं रहता। इसी कौम की इस शॉर्ट मेमोरी का फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम सियासी जमातें अवाम को उल्लू बनाती हैं, लोगों को पागल बनाती हैं। सो इट्स फाइन, क्या इसके ऊपर रोएं और क्या धोएं इसके ऊपर हम। ठीक है, एक ब्रेक लें, ब्रेक वापस आते हैं, सेनेट इंतखाबात पे और बात करेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन। मैं पहले सदाकत भाई साहब, मुझे क्विकली आप ज़रा छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दें इस बारे में कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दोबारा जीत जाते हैं या सरप्राइज़ देते हैं आपको 12 तारीख को, तो कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये दोबारा से कोई ख़रीदो फरोख्त हुई है, कोई बेईमानी हुई है? क्योंकि इस मरतबा आप विजिलेंट भी बहुत हैं बकौल आपके, और बकौल आपके आप लोग भी सारा तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वोट मांग रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, और सेनेटर्स जो हैं वो आपके कुछ आपको लगता भी नहीं है कि बिकेंगे। तो लोग अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे, और अगर आप हार जाते हैं तो आप हार तस्लीम करेंगे, या आपको लगता है यहाँ पे भी कहीं पैसा चलने का या इस तरह के इल्ज़ाम आप लगाएंगे? देखिए इमरान, ऐसी कोई बात नहीं है कि अब बंदा हार जाए और वो इल्ज़ाम लगाए। हम कोई PDM, कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग तो नहीं है कि अभी जो आखिरी इलेक्शन हुआ है इसमें एजेंसियाँ थीं। जो सेनेट का हम हारे वो ठीक था, जो हम डस्का में हम जीत गए उधर एजेंसियाँ चलीं, साथ ही वजीराबाद में हम हार गए वो ठीक था, उसी दिन नौशहरा में हम हार गए ठीक था, उसी हफ्ते सिंध में हमने बहुत सारी सीटें हारी वो ठीक थी। ये तो इनका तो कोई सर पैर ही नहीं है ना बात करने का। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे भाई हमने पूरी कोशिश की कि वोट खुफिया ना हो, इन्होंने पूरी कोशिश की खुफिया हो। हमने पहले शोर मचा दिया कि जी ये पैसे लेने आ रहे हैं। फिर आप इस्लामाबाद का इलेक्शन होता है, रात को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा करोड़ों की बातें करते हुए, रसीदों के नंबर देते हुए पकड़ा जाता है, और फिर वो वीडियो मान लेता है। उस वीडियो मानने के बाद सुबह इलेक्शन होता है, एक ही डब्बे से एक ही जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 2 वोट डालते हैं। जहां पैसा चलता है वहां वोट कम निकलते हैं हमारे, और जहां पैसा नहीं चलता उसी पार्टी के उसी उम्मीदवार को वोट कम पड़ता है और दूसरी जगह ज्यादा पड़ता है। ये सारी एविडेंस है। और इमरान, आपको पता है कि एक जरदारी साहब पे बारी का मतलब क्या है? आपको पता है कि मियां साहब खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी हैं। ये इनकी मॉरल स्टैंडिंग है। तो सर लोग ये कहते हैं, तो कहने दे लोगों को। देखें, मैंने अंदरून शहर में ये इंटरव्यू किए लोगों के, मेरे अपने कैमरे पे पहली मरतबा जब एक बंदे ने ये बात की तो मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कहते जी बिल्कुल सही है, और ये उनका सोच का एक तरीका है, हो सकता है वो ठीक सोच रहे हो अपने अंदाज में। लेकिन मैं एक चीज इसमें मुझे तरफ इमरान साहब, हमारा अलमिया यही है कि इस कौम को ना सिर्फ इससे लूट मार की गई है, इनको ज़हनी तौर पे भी इखलाकियात का लेवल इतना नीचे कर दिया गया, और लोगों को यह बताया गया कि करप्शन कोई नहीं। हमजा को नहीं आपने सुना? हमजा शहबाज कहते हैं बच्चों करप्शन होती रहती है, करप्शन कोई मसला नहीं है, आप करप्शन की बात ना करें, आप हमें और हमारे बच्चों को हमेशा के लिए सपोर्ट करें, जमहूरियत जरूरी है। तो ये वो बातें हैं जो हम करते हैं। जबकि हमने, अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इल्जाम से पहले और इल्जाम के बाद हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने ये बातें की हैं। अब कल का आप सदाकत भाई साहब जब ये बातें करते हैं ना, तो हमें ऐसा तासुर देते हैं जैसे आप लोग दूध के धुले हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं अंदर से। तो जब आप ये बातें पहले करते थे तो हमें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब आप ये बातें करते हैं तो हमें पता है कि आप लोग दूध के धुले हुए अब नहीं है, अब आप वैसे नहीं है। लिहाजा अब आप जो बात करते हैं तो वो वजन महसूस नहीं होता है। अच्छा चलें, आपकी ये आपकी अपनी राय है, मैं इसका एहतराम करता हूं। मैं दर्जनों मिसालें आपके सामने रख दूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं पार्लियामान में मैं भी बैठा हूं
अगर 10 बंदों के इल्जाम लग रहे हैं तो मेरे पे भी इल्जाम लग सकता है मेरे भाई। तो क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी को बुलाए? वो राइट आदमी है, उन्होंने पैसे दिए हैं, वो लिस्ट दे दें कि इनको मैंने इतने पैसे दिए हैं। अगर हम उनको निकाल के बाहर ना मारें तो फिर हमें बताएं ऐसे हमारे पास क्या सबूत है? सर 16 बंदे आपके पास हैं, हम उनको फारिग कर देंगे ना। कब करेंगे फारिग? मुझे फारिग करेंगे मिले और जब अपना फारिग होना मूड होएगा तो फारिग कर दोगे तुसी उन्होंने, यानी कब फारिग करेंगे? नहीं, वो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको आइंदा टिकट ना दें, लेकिन आप ये तो उनको फारिग नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन डिनाइड। चले मैं सदाकत भाई साहब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने पैसे नहीं लिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा। आपने पैसे नहीं लिए और एक आपके एमएनए ने पैसे लिए, अब आप दोनों साथ साथ ही बैठे हुए हैं, आप क्या कसूर है कि आपने नहीं लिए? मुझे ये बताएं आप। मैं इस बात पे इतना शर्मिंदा होता हूं, यकीन माने अगर आप में से कोई मुझ पे इल्जाम लगा दे तो मुझे अपने दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जब कहा था कि उसमें कोई एक 1500 बैलेट पेपर पे कोई निशान लगा दें, कोई बार कोड लगा दें, कोई सीरियल नंबर लगा दें, लेकिन उस वक्त कौन रोक रहा था? यूसुफ रजा गिलानी और उनकी पार्टी, बिकॉज उनका पूरा इरादा था। जरदारी साहब कहते मेरे 25 वोट पक्के हैं यहाँ के, तो वो सारी बातें आपके सामने है ना। आज अगर कोई इनका लोग हमें वोट देते हैं और हम अगर पैसे देते हैं, पकड़े जाते हैं, हमारा कोई सबूत आता है, तो हमारा आप हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह करें, हमें भी चोर चोर कहें जैसा इनको लोग कहते हैं। तो वो आपके 16 बंदे हैं ना, जब तक आपके बीच में, जब तक वो 16 बंदे आपके बीच में, आप लोग चोर हैं, आप लोग पैसे खाने वाले करप्ट लोग हैं। कैसे हम करें? जब आप नहीं सर, जब तक 16 बंदे आपके बीच में, आप गवाही दे दें। सर आप मुझे एक बात बताएं, आप लिस्ट दे दें, आप मुझे एक बात, ने आज बयान दिया सर इमरान खान साहब ने खुद कहा, मुझे पता है, बयान दिया कि प्राइम मिनिस्टर को पता है वो लोग। शेख रशीद ने भी कहा प्राइम मिनिस्टर को पता है, इमरान खान, और सर इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट पहले आया कि मुझे पता है। इमरान 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा, उसको इमरान खान कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एडमिसिबल नहीं है? मुझे तो सर पहले जैसे पहले किया था, जैसे पहले किया था, गिलानी साहब आए, वो अपना बयान दें, ओथ पे अपना एफिडेविट दें कि मैंने इन लोगों को इतने पैसे दिए, अगर ना निकालें तो फिर हमें बताएं। सर उन्होंने सबूत भी दे दे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, 2018 में जैसे आपने बंदे निकाले थे ना, और वो भी कुरान पाक हाथ में उठा के कह रहे थे कि हम नहीं बिके, और उस वक्त वो बंदे जो है वो कहते कि आप अदालत में, सर वो वीडियो तो इमरान खान साहब ने कहा मैंने अब देखी है जाके, आप कहते हैं वो तब आ गई थी आपके पास? नहीं, लेकिन वो कमेटी ने देखी थी ना इमरान, कमेटी ने वीडियो देखी थी, उन लोगों को 10 जगह पे एविडेंस आ गई थी। इस दफा तो कार्रवाई आपको पता बड़े फनकार लोगों ने कार्रवाई डाली है, तो उसके हवाले से क्या पता? शेख साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं जरा निहाल भाई के पास जाऊंगा, लेकिन शेख साहब बता दें क्या कह रहे हैं आप? सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद जो कि बड़े करीबी वजीर आज़म के वजीर हैं, वजीर दाखिला है, बड़े अहम है, उनकी आज हेडलाइंस छपी हैं कि वजीर आज़म को पता है कि वो कौन लोग हैं। ठीक है, हाँ, ये उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वजीर आज़म को चाहिए कि जो बकौल शेख रशीद जिन लोगों का पता है उनके केसेस बना के उनको अपनी डिसिप्लिन कमेटी में करके तो उनको इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें कि जी हमारे देखने में हमारे इन लोगों ने ये गंद मारा है, उसके बाद हम देख लेंगे कि इलेक्शन कमीशन उनसे क्या करता है। तो अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करो। एग्जैक्टली, शोकाज नोटिस तो कम से कम आप डालें उनको कि जनाब आप लोगों ने ये काम किया है, ये नोटिस हम आपको भेज रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। कम से कम इतना तो करना चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब देखिए, जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर कोई किसी के पास एविडेंस आ जाएगी तो ये कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी तो किसी एमएनए को ये तो शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई करें, वो वजीर आज़म पे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है? तो क्या वो कोर्ट में जाके आपको सू नहीं कर देगा? कोर्ट में जाके सदाकत भाई आप पे वो तो हकीकत का दावा कर देगा कि आप क्या सबूत है, मुझे सबूत दें। अब्बासी साहब, तो आपके ऊपर इससे पहले कौन सा हकीकत का दावा हो गया था जब आपने केपीके से 20 बंदे निकाले थे? अब्बासी साहब मैं ये कह रहा हूं फिर शेख रशीद के ऊपर कार्रवाई करें ना। अब्बासी साहब आप शेख रशीद पे कार्रवाई करें, फिर वो वजीर आज़म पे क्यों झूठे इल्जाम लगा रहा है? एग्जैक्टली शेख वकास साहब, हो सकता है शेख रशीद साहब के पास कोई किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस एविडेंस हो, लेकिन तो उसी बुनियाद पे कार्रवाई कर लेना भाई। फिर वो किसी जगह पे कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर सकती है, मुझे बताएं कर सकती है? चलो मैं निहाल हाशमी साहब कोर्ट ऑफ लॉ स्टैंड ना करे, कम से कम तुसी अपनी कमेटी में स्टैंड करो ना, अपना इखलाकी मेयार तो ऊपर लेके आए। कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं हमें करप्ट साबित ही नहीं कर सके अब तक। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही तो चीजें चल रही हैं जो अभी तक कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। कोर्ट ऑफ लॉ बड़ी दूर की बात है, अपना सबसे पहले स्टैंड तो लेकर आए कि जनाब हम खड़े हैं, हमें ये लगा हमारे ये बंदे बिके, हमने शोकाज कर दिया, अब ये जवाब दें और मुतमईन करें। मैं निहाल हाशमी साहब
आपकी पार्टी से ना एक बड़ी हैरत हुई हमें, आपने ना पैसे लेने वालों की मजम्मत की तो ना देने वालों की मजम्मत की सर। यानी आप इस बारे में बोले ही नहीं, आपको बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी, मुल्क में खरीदो फरोख्त हो रही है एमएनए की, और बिल्कुल खामोश हो गए। हालांकि वोट को इज्जत दो का नारा आप लगाते थे, उधर नोट को इज्जत मिल गई और आप लोग बोले ही नहीं। इमरान खान साहब, एक कहावत है, झूठ इतना बोलो कि सच का गुमा हो जाए। वाह। सदाकत अब्बासी साहब ने अभी कहा हमें लोग करप्ट कहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि पहले दवाई, फिर चीनी, फिर आटा और फिर पेट्रोल। इस पे हुकूमत ने कमिटीज बनाई, शुगर कमेटी बनी, FIR इंक्वायर किया पेट्रोलियम को, चीनी को और आटे को, और वो सारे स्कैम में जो लोग बैठे हुए थे वो इनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं और ये दूसरों को करप्ट करें। इनके अपनी बनाई हुई कमिटीज ने कहा कि ये करप्शन हुई है अरबों की। खान साहब ने कहा माफिया। हमारे बारे में तो ये कहा, देखिए मैं पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूं, सदाकत एक क्वालिफाइड आदमी। नवाज शरीफ पे ये कहा गया कि कोई करप्शन किकबैक नहीं, अकामा पे निकाला गया। तो खुदारा जब आप करप्ट कहते हैं तो आप 4 उंगली आपकी तरफ आती है। नहीं, निहाल भाई इसको क्लियर कर ले जरा। नहीं कर रहा हूं आप निहाल भाई आप मियां नवाज शरीफ साहब वाला केस, क्योंकि मैंने उसको झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो मदम्मत करते हैं और करते रहेंगे। निहाल भाई, मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला, अकामा पे गया, सजा करप्शन पे हुई। रिकॉर्ड जो है वो इसको भी रिकॉर्ड पे रखें। रिकॉर्ड 20 MPS की इनके बारे में है। इमरान खान साहब का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, इमरान साहब के 70 करोड़ है वो इनके बारे में है। अब्दुल कादिर इनके बारे में है। सिंध असेंबली में लोग अगर इनके बिकते इनके बारे में है, हमारे बारे में तो नहीं। हम तो कंडम लानत भेजते थे, भेजते हैं और भेजते रहेंगे। अच्छा, आप सियासत में आप खरीदने और बेचने वाले दोनों पे लानत भेजते हैं, PMLN वाले। और जनाब हम तो सियासत को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत को इबादत समझते हैं। हम सियासत को तिजारत नहीं समझते, हम सियासत को वापस लेते हैं। ये सारे चोर इन्होंने जमा किए हुए हैं, सारे चोर जमा किए अपने कैबिनेट में, अपनी पार्टी में। आप बताएं वजीर खारजा इनका तक नहीं है, वजीर खजाना सब माल इधर उधर से जमा किया हुआ। इनके अपने कौन है ये बताएं ना जरा, एक आदमी जो PTI का अपना हो, सदाकत अब्बासी और इमरान खान के अलावा। नहीं, 2-3 तो मुझे और भी याद हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको याद दिलाते हैं। लेकिन एक चीज है, ये जो आपने माफियाज का गिनवाया, इन माफियाज में इमरान खान साहब ने खुद माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो हमने उनको कहीं पकड़ में आते हुए, कहीं पे उनके ऊपर कार्रवाई होते हुए या उनको कहीं दबाव में आते हुए तो ऐसा हमने महसूस नहीं किया। उसके बाद एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, एक सवाल जो है वो उठ रहा है कि PDM उस तरफ को आ गई जिस तरफ कोई भी हुकूमत चाहेगी कि उसकी मुखालिफ तहरीक जो है वो उस तरफ ही आ जाए। यानी वो ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रही है, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रही है, और कौमी असम्बली के अंदर भी जिसको वो जाली कहते थे तवातर से आ रहे हैं, और वो धांधली वाला बयानिया, वो एक अवामी तहरीक, वो सारी चीज़ें। जब आप पार्लियामान में आते हैं और चीज़ों को आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं तो वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं रहता। पीपल्स पार्टी उनको घेर घार के लाई है। कल नवाज शरीफ साहब ने याद दिलाया सबको कि हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा तो मकसद कुछ और था जिसके लिए हम चले थे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम ये सारा कुछ ना करते तो हम कहाँ खड़े होते आज। बहरहाल जैसे भी पहुंचे वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब दोबारा उनकी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, एक मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे, और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च। आप एहतजाजी सियासत में बड़ी कामयाबी देख रहे हैं, ऐसे ही जैसी इनको पार्लिमानी सियासत के अंदर हुई है? देखें इमरान भाई, ज़िमनी इलेक्शन और गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन, ये 2 ऐसे इलेक्शन थे जिन्होंने बगैर किसी शक के मैं आपको कहूँगा कि अपोजिशन के अंदर एक्साइटमेंट और एग्रेशन और उनका जो वलवला है वो उसमें इजाफा किया है। क्योंकि मरियम बीबी के लाहौर के जलसे के बाद थोड़ी सी एक कंफ्यूज और वीक पोजीशन सामने आई और लोग थोड़े से डिप्रेस हुए थे। ठीक है, मगर डस्का का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत है, वो जैसे भी ये चीज़ें हुई, मगर इसने एक नया वलवला जो है अपोजिशन और उनके वर्कर्स के अंदर डाला कि हाँ ये पॉसिबल है और अगर हम इस हुकूमत से लड़ें तो हम जीत सकते हैं।
ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ये फैसला था वो ठीक था। अब अगर ये किसी हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जीत जाते हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं होती और मतलब गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक भी वो नताइज दे सकती है जो मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं। अगर ये सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर 26 मार्च, देखें ना, 26 मार्च से पहले फिर 12 मार्च के बाद 18 मार्च डस्का का इलेक्शन। नहीं, वो आगे हो गया सर। तो वो ये मैंने वही आपसे अर्ज करना था कि 18 मार्च वाला इलेक्शन 10 अप्रैल को चला गया है और वो उसकी दरखास्त जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने की थी। हार जाते, अगर गिलानी साहब अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो 26 मार्च की तहरीक जो है या 26 मार्च की जो लॉन्ग मार्च है, जिसमें अब मैंने कल फजलुर रहमान साहब को सुना, वो भी इनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर धरना ना हो तो मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर गिलानी चेयरमैन का इलेक्शन हारते हैं तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, फिर वो वलवला वो नहीं रहेगा जो आज की तारीख तक है। उस वलवले में कमी और कमज़ोरी आएगी और तकरीरों के रंग भी और होंगे। मगर बहरहाल बिलावल भुट्टो की इस नैरेटिव ने और इस एक्शन ने अपोजिशन को एक नया जोश और एक नया वलवला दिया। जी निहाल भाई, आप अब तस्लीम कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आप लीड ना कर रही होती या बिलावल भुट्टो जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पे लीड ना करते तो शायद आज पीडीएम कहीं और खड़ी होती जहां मरियम नवाज या नवाज शरीफ लेकर जाना चाह रहे थे। देखिए, पीडीएम आज वहीं पे खड़ी है जहां पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज लेके जाना चाहते थे। आज वोट को पूरे पाकिस्तान में मुसलसल इज्जत मिल रही है, खा वो सेनेट हो, खा वो ज़मीनी इलेक्शन हो, खा वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो। तो ये जीत मोहम्मद नवाज शरीफ की हो रही है, जीत वोट की हो रही है, जीत जमहूरियत की हो रही है और ये मुश्तरका तौर पे पीडीएम की है, जिसके सरबराही कर रहे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैं ये समझता हूं कि ये आगे बढ़े और हमने कभी नहीं, आज भी उन्हें हम जाली तस्लीम करते हैं, आज भी हम उन्हें सिलेक्टेड तस्लीम करते हैं, आज भी हम ये बात चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, अवाम की सुनी जाए, महंगाई का खात्मा हो, लोग इस तब्दीली से इलेक्शन क्यों लड़ा? वो दौर जब आटा, चीनी, घी सब सस्ती थी, दवाई सस्ती थी, लोगों को रोजगार मिलता था। नवाज शरीफ 8 रुपए यूनिट छोड़ गए थे, आज 28 रुपए यूनिट है बिजली का बिल। कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको कौन वोट देगा और क्यों वोट देगा? वोट अब नवाज शरीफ का था, है और रहेगा, क्योंकि वोट को जब इज्जत देते हैं तो मुल्क में महंगाई खत्म होती है, रोजगार बढ़ते हैं, रोजगार के मौके मिलते हैं, लोग में अमन होता है, दहशतगर्दी का खात्मा था। लोग अपने, आज हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी नाहल और निकम्मी गवर्नमेंट है ये। आज हम हिंदुस्तान से कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम शुगर कैन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या क्या आपको रोए, क्या क्या बयान करें इस मुल्क में जो हो रहा। आज आईएमएफ इस मुल्क को चला रहा है, आज ये इस मुल्क का मईशत आजाद और खुद मुख्तार नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं चला रही है। आईएमएफ से जो सारे मामला पहले भी होते रहे, बढ़ाया जाए कब। सर हमें तो ये आदत है, ये बातें 3 साल करनी होती है पीपल्स पार्टी ने, फिर 3 साल पीएमएलएन ने, फिर 3 साल पीटीआई ने। ये बातें सुन सुन के हम आदी हो गए हैं और ये हर दौर के अंदर पीएमएलएन ने करनी होती है पीटीआई की और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी ने करनी होती है आपके खिलाफ। हमारे दौर में दवाइयां इतनी महंगी नहीं थी, हमारे दौर में हर 15 रोज में पेट्रोल नहीं बढ़ाया कीमत, हमारे दौर में हर 15 रोज में बिजली कीमत नहीं बढ़ी। मैं नया जर्नलिस्ट आया ना, नवाज शरीफ साहब बार बार कहते थे आके कि मेरे दौर में रोटी कितने की थी, तो लोग सारे आवाज लगाते थे इतने की, तो अब कितने की है, तो लोग बताते थे 4, लोग कहते थे 4 गुना ज्यादा। तो मैंने मियाँ साहब से पहली दफा जो सवाल किया था ना अपनी जिंदगी में बतौर सहाफी, वो मैंने कहा मियाँ साहब आपको 10 साल हो गए पाकिस्तान से जिला वतन हुए, आपके जाने से पहले 10 साल पहले रोटी कितने की थी वो याद है आपको? तो इस सवाल पे मुझे बहुत गुस्सा किया गया था। वो तब भी 4 गुना कम थी। हर 10 साल के बाद रोटी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। ये नारा हर दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती है, डॉलर हर आने वाला दौर बुरा होता है। कोई भी हो, सदाकत भाई साहब अपने वजीर को उसका जिम्मेदार करार पाया और इनको डिफरेंटली डील करना चाहिए था। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको डिफरेंटली डील करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दवाई जिस दिन इजाद हुई थी उस दिन इतने की थी जितने की नवाज शरीफ बेच रहे थे। नहीं सर, आपके दौर में भी कीमतें बढ़ी, हर दौर में कीमत बढ़ती है, हर दौर में कीमत बढ़ती है। दवाई में घपला हुआ, सदाकत अब्बासी साहब, पेट्रोल में घपला हुआ,
इन्होंने तस्लीम किया रिस्पॉन्ड चीनी कीजिए में जी। घपला हुआ, जवाब है इन बातों का आपके पास। आटे में सवाल तो घपला हुआ, आपकी तरफ इन्होंने आएंगे। तस्लीम किया पेट्रोल में, डीजल में घपला हुआ, इन्होंने तस्लीम किया डॉलर में अब्बासी घपला साहब हुआ, जवाब दो यार। तस्लीम अब्बासी किया, साहब, PIO को you have बैठा to दिया respond। इन्होंने, स्टील मिल को बैठा दिया इन्होंने, लोगों को बेरोजगार कर दिया, मीडिया सर को मैं बैठा कैसे दिया। चुप कराऊं, उनको आज अपोजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उनका लोग माइक मैं नहीं बंद कर बेरोजगार सकता। घूम रहे हैं। आप चले पाकिस्तान में मीडिया- निहाल भाई अब जवाब ले रहे हैं। निहाल भाई जवाब तो ले लो। निहाल भाई इतने सारे सवाल लिए, एक जवाब तो तो इन्होंने ये बात की है कि आज पूरे मुल्क में वोट को इज्जत मिल गई है, तो मुझे समझ आ गई है कि जाहिर है वो वोट जो पहले मुफ्त मिला करता था, अब सेनेट में वो 150 करोड़ का वोट बिका है, तो जाहिर है वोट की इज्जत इनके हिसाब से तो हो गई है। दूसरा आपने इनसे सवाल किया कि तहरीक चलाएंगे, पकड़ लेना भाई जो लड़ के यार बात तो करने देना, लड़ के मर के जो जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यूसुफ रजा गिलानी ने जो 150 करोड़ रुपए खर्च किया है, और क्या करते हैं, बातों के अलावा तो कुछ नहीं करते हैं आप लोग, और इस्तीफा देगा। ये तहरीक शरीक गई, डूब गई। बाकी ये कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये अगले 2023 तक इस तरह के नारे शारे मारते रहेंगे। मियां साहब अल्लाह करे उनको अल्लाह ताला सेहत दे, और कुछ थोड़ी सी उनको वो भी आए कि वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। उनके वो 2 बेटे जिन पे अरबों खरबों के इल्जाम है इस कौम का, वो यहाँ लाहौर में पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, गरीब मुतवसत घर में पैदा हुए, आज वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज गरीब बाकियों के बेटे तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीचा बकरी में मियांवाली में रह रहे हैं ना। कौम को जवाब दें। आपके लीडर के बेटे तो बिजली महंगी है मेरे भाई, उसकी भी जिम्मेदारी उन मेरे पे पास है। मेरे पास वक्त हो गया। मेरा में बहस बढ़ जाते हैं हमेशा। हमें कल एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। परसों इलेक्शन है, लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।